तो शुरू करते हैं आज का न्यूज 17 जनवरी का। तो देखिए, ट्रम्प विंस बिग इन आयोवा, कॉकसस, विवेक क्विट्स रेस। तो समझते हैं कि आयोवा जो है ये क्या है, ठीक ना, अमेरिका में। देखते हैं, द आयोवा कॉकसस आर quadrennial, quadrennial electoral events held in the U.S. state of Iowa for both the Democratic and Republican parties. तो एक है पार्टी डेमोक्रेटिक, दूसरा कौन सी पार्टी है? रिपब्लिक पार्टी। वहां पे दो ही पार्टी है अमेरिका में, ठीक है, हमारे यहाँ नहीं जैसे दुनिया भर का, ठीक ना। तो इसके चार मतलब चार तरह के इवेंट होते हैं, ठीक ना, इस आयोवा के। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली कि प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, ठीक ना, प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है तो उनके लिए कौन उम्मीदवार को फिट किया जाएगा। तो समझ लीजिए एक तरह से जैसे इलेक्शन होने वाला, इलेक्शन होने से पहले हम लोगों ने क्या किया, एक बैठक किया और हम लोगों ने घोषित किया कि ये आदमी को हम इलेक्शन के लिए फिर से क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे। यही है आयोगा। इसका पर्पस क्या है? अनलाइक प्राइमरी इलेक्शंस वेयर रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट बैलेट्स एट पोलिंग प्लेसेस। तो जो पोलिंग प्लेसेस होता है जहाँ पे चुनाव होती है, तो वहीं पे जाके लोग क्या करता है, कास्ट बैलेट्स, तो बैलेट का अपना प्रयोग करता है, मतलब वोट करते हैं, ठीक ना, जो रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं। फिर कहता है आयोवा caucuses are meetings where voters gather to discuss and select candidates for their registered party। तो अपनी रजिस्टर्ड पार्टी का जितने सारे मेंबर्स होता है वो लोग सब एक जगह पहुंच के मतलब गैदर किया, मतलब जमा हो गया वोटर के साथ, और वो लोग बातचीत करते हैं कि किसको कैंडिडेट बनाया जाए। तो उसमें जीत गए हैं ये, ठीक है ना। कौन सी पार्टी के? ट्रम्प जीते हैं अपनी पार्टी के। Participants conduct party businesses and indicate their preference for a presidential nominee to represent the party in the November general election। तो नवंबर में इलेक्शन होने वाला है, ठीक ना। तो अपने पार्टी में से किस कैंडिडेट को नॉमिनी करेगा, इसमें बात की गई है। सिग्निफिकेंस क्या है? तो फर्स्ट मेजर कंटेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल प्राइमरी सीजन। तो वही है कि कौन से मतलब कंटेस्ट इसमें भाग लेंगे इलेक्शन में, तो यही डिसाइड होता है इसमें। और हिस्टोरिकल अगर कंटेक्स्ट देखिएगा, इतना नहीं है पढ़ना, ये मैंने लिख दिया है। ये चार जो लिखा है ना, चार क्वाड्रिनियल इवेंट्स, तो वही चार तरह का है, ठीक है। तो आगे देखिए, हाँ बोलो। ये जो ट्रम्प अभी जीते हैं ना, तो ये कौन से पार्टी से, लाइक डेमोक्रेटिक या फिर रिपब्लिकन? और ये सब हाँ, ये रिपब्लिकन पार्टी से है, ठीक है। यस सर। अब देखिए, एक गवर्नमेंट का स्कीम है, जीएस पेपर 2 है ना, गवर्नमेंट स्कीम, जहां तक मुझे याद है। बताना एक बार आप लोग, सही है ना? सही है। यस सर। अब देखो, पीएम जनमन क्या है? ये योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो इतना शॉर्ट याद रखिए, काम चल जाएगा आपका। ये क्या है? तो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, जो इसका एम क्या है, तो इनहेंसिंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्रैवल ग्रुप। तो ये जो पीवीटीजी का प्राइवेट ये जो ग्रुप्स है ना ट्रैवल्स का, तो इसके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को क्या करना, रेज करना, बढ़ाना। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो फोकसेस ऑन कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट फॉर, तो 75 वल्नरेबल ट्रैवल कम्युनिटीज। अब देखिए, ये जो पीवीटीजी है, तो पीवीटीजी में कितने आते हैं ट्रैवल्स कम्युनिटी? तो 75, ये याद रखना है, ठीक ना। कितने स्टेट में है? तो 18 स्टेट में है, मतलब 18, ये पूरा यूनियन टेरिटरी और स्टेट मिला के 18 है। तो 18 स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में अंडमान और निकोबार आइलैंड में कौन है? पीवीटीजी। दिस ट्रैवल कम्युनिटी इज नोन एज पीवीटी। तो इस ट्रैवल कम्युनिटी को क्या बोलते हैं? पीवीटीजी। कंटिन्यू टू फेस वल्नरेबिलिटीज इन सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डोमेन्स। तो ये लोग जो है इकोनॉमिक सोशल और एजुकेशनल लेके क्या है, बहुत डिप्राइव है, वंचित है। तो इनके डेवलपमेंट के लिए ये योजना लाई गई है। अगर संक्षेप में बात करें तो पीएम जनमन क्या है? एम्स टू एम्पावर ट्राइबल कम्युनिटीज, improve their living conditions and bridge socio-economic gaps among पीवीटीज। क्या कहा है?
कि इसका क्या एम है। तो जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको एम्पावर करना, शक्ति प्रदान करना, उसके जो लिविंग कंडीशन है, जो रहने का तरीका है, उसको इम्प्रूव करना, और सोशियो इकोनॉमिक मतलब कि सोशियो इकोनॉमिक जो गैप है, मतलब कि जो पीवीटीजी है, तो पीवीटीजी इसमें बहुत सारे ग्रुप हैं, तो सभी के बीच जो इकोनॉमिक गैप है उसको कम करना, किसका काम है, पीएम जनमन का। ठीक है ना। आगे देखिए, ये न्यूज है आपका पॉलिटी को लेके है, तो देखते हैं थोड़ा सा इनको। 10th शेड्यूल है ना, 10th शेड्यूल को समझते हैं थोड़ा सा। अच्छा, 10th शेड्यूल में क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ। हाँ, एंटी डिफेक्शन लॉ है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि क्या हुआ है। तो महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर में क्या हुआ, तो जो स्पीकर साहब है उन्होंने क्या किया, डिस रिफ्यूज टू डिस्क्वालीफाई 40 MLAs of the Eknath Shinde factions after recognizing it as the real शिवसेना। तो उद्धव ठाकरे के द्वारा क्या बोला गया था कि 40 MLA को आप डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। तो इसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया किसने, महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर ने। उन्होंने क्या बोला कि ये जो 40 MLA है यही क्या है, रियल शिवसेना है। ठीक है ना, मतलब यही पार्टी है एक्चुअली। और बोला कि इस पार्टी के द्वारा जो व्हिप अपॉइंटमेंट की गई थी वो वैलिड है। अभी आगे समझेंगे क्या क्या होता है। ठीक है ना। फिर उन्होंने ये भी बोला कि उद्धव बाला साहब ठाकरे जो उनका जो 14 MLA है उनको भी क्या किया जाएगा, 10th शेड्यूल के अंदर नहीं लाया जाएगा, मतलब उसको भी निष्कासित नहीं किया जाएगा। ये कहानी हुई है अभी न्यूज में। अब समझते हैं है क्या बात। Why was the 10th schedule made? 10th schedule बना क्यों? देखिए, the defections of legislators during the 1960s and 70s from their parent parties created political instability in many states, bringing down elected governments. अच्छा, ये सीरीज तभी समझ में आएगा जो आप डेली कंटिन्यू अगर देख रहे हैं उसमें। तो क्या कर रहा है कि 1960 और 1970 में क्या होता था कि जैसे मान लीजिए पार्टी ए और इधर पार्टी बी, इसमें ढेर सारा लोग जीत गया। अब ये क्या करता था, ये गवर्नमेंट बना लिया, क्या बना लिया, गवर्नमेंट, मेजोरिटी है इसकी, तो गवर्नमेंट बना लिया। अब क्या करेगा कि कुछ पार्टी इसमें से निकल के चल जाएंगे इसमें, तो सरकार क्या होगी, जो सरकार है ब्रिंग डाउन हो जाएगा, गिर जाएगी सरकार। तो इसको कहते हैं दल बदल। पहले आप किसी और पार्टी में थे, आप बदल के चले गए किसी और पार्टी में। तो इस चीज से क्या हुआ, बहुत परेशानी होने लगती थी। तो जो गवर्नमेंट चुना जाता था अब वो गवर्नमेंट गिर जाती थी सरकार उनकी। तो इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को मजबूत करने के लिए, स्टेबल करने के लिए क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया। कौन सा, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इसके द्वारा क्या इंट्रोड्यूस किया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। और इसको जो है किस शेड्यूल में डाला गया, 10th शेड्यूल में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अमेंडमेंट 52nd। तो याद रखिएगा इसी के द्वारा 10th शेड्यूल आया था। ठीक है ना, कब आया, 1985 में। दिस शेड्यूल, इस शेड्यूल में क्या प्रोवाइड है, तो ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर who voluntarily gives up the members of their political party or vote against the instruction of their party in a house are liable for disqualification from said house। तो क्या कह रहा है कि कोई अगर, जैसे मान लीजिए जैसे लोकसभा है, तो लोकसभा में जितने मेंबर्स हैं, तो जो मेंबर्स पार्टी का, मान लीजिए बीजेपी पार्टी का मेंबर्स, अगर ये पार्टी बीजेपी के अगेंस्ट वोट दिया, ठीक है ना, क्या क्या बीजेपी के अगेंस्ट वोट दिया या बीजेपी पार्टी को छोड़ के कोई और पार्टी में चला गया, तो इसे जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और इसे जो डिस्क्वालीफाई किया जाता है 10th शेड्यूल के अंदर, इस इंस्ट्रक्शन को जारी कौन करते हैं, व्हिप जारी करते हैं। व्हिप क्या होता है, तो पार्टी का ही एक मेंबर होता है जो इसको अपॉइंट किया जाता है एज ए व्हिप, और यही सारे इंस्ट्रक्शन देता है कि किस पे वोट देना है नहीं देना। ये व्हिप का काम होता है। ठीक है, आई बात समझ में, जल्दी बोलो। हाँ सर हाँ। ठीक है, व्हिप जो है हर हाउस में होता है, लोकसभा हाउस, अपर हाउस, लोअर हाउस में। अपॉइंट कौन करता है, तो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अच्छा, एक चीज और समझना है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, लेजिस्लेचर पार्टी क्या होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी मतलब उस पार्टी में जितने सारे मेंबर्स हैं। लेजिस्लेचर पार्टी मतलब जो लेजिस्लेटिव
असेंबली मतलब जैसे कि लोकसभा है और राज्यसभा। तो लेजिस्लेचर इसमें कौन है? लोकसभा है। तो लोकसभा में जितने सारे मेंबर्स है वो है लेजिस्लेचर पार्टी। नहीं समझे? जैसे जैसे मान लीजिए बीजेपी है पार्टी। तो बीजेपी पार्टी में मान लीजिए कि 500 मेंबर है। तो 500 मेंबर थोड़ी ना एमपी हैं। बीजेपी में 500 मेंबर है। तो 500 मेंबर नहीं ना लोकसभा में बैठते हैं। मान लीजिए 200 बैठते हैं। तो 200 बैठते तो ये 200 क्या हुआ? लेजिस्लेचर पार्टी। क्लियर है? जल्दी बोलियो। मतलब सर जितने लोकसभा में मेंबर होते हैं वो लेजिस्लेटिव पार्टी के मेंबर होते हाँ हैं। हाँ हाँ, चाहे लोकसभा में या असेंबली में अगर रहेंगे राज तब। ठीक। अब देखो 10th शेड्यूल में क्या हुआ? दो एक्सेप्शन है। क्या है? पहला, 1/3 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी स्प्लिट टू फॉर्म ए सेपरेट ग्रुप। तो अगर मान लीजिए कोई लेजिस्लेचर पार्टी है, ठीक ना, अभी जो बताया, उसके उसके 1/3 मेंबर क्या करें? सेपरेट ग्रुप बना ले, तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। और चौथा पैरा में क्या बोला, मतलब दूसरा जो एक्सेप्शन है कि मर्जर ऑफ देयर पॉलिटिकल पार्टी विथ अनदर पार्टी दैट इज अप्रूव्ड बाय 2/3 मेंबर्स ऑफ द इट्स लेजिस्लेचर पार्टी। क्या कह रहा है कि बीजेपी से कोई पार्टी चल गया कांग्रेस में, तो कांग्रेस का जो लेजिस्लेचर पार्टी है, अगर वो क्या करे, 2/3 बहुमत से उसे पास कर दे, अप्रूव कर दे उस आदमी को, तब उसको क्या किया जाएगा? डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा 10th शेड्यूल के अंदर। लेकिन क्या हुआ, पहला वाला जो है ना, इस चीज को हटा दिया गया। ठीक ना, कि एंटी डिफेक्शन लॉ में नहीं आएगा। मतलब क्या हुआ? नहीं समझे? देखिए कि 1/3 मेंबर का क्या है, मतलब 1/3 मेंबर जो है, क्या कहते हैं, 1/3 मेंबर जो है, जो किसमें है, मतलब लेजिस्लेचर पार्टी में है, वो क्या करेंगे? एक सेपरेट ग्रुप बना लेंगे सब लोग अलग अलग होके। अगर 1/3 मेंबर मतलब 200 आदमी है, 200 आदमी का 1/3 मेंबर, तब इस पे क्या होगा? नहीं लगेगा। कौन सा? ये जो है एंटी डिफेक्शन लॉ। लेकिन इस चीज को क्या किया गया? हटा गया, दिया गया था 2003 में। ठीक है, कहानी समझ में आई? ये समझ गया। ये सेकंड वाला एक बार वापस बताइए ना सर, सेकंड हाँ, एक्सेप्शन। जैसे मान लीजिए बीजेपी है ना, और कांग्रेस हाँ है। ठीक। हाँ तो बीजेपी से चला गया लोग किस में? कांग्रेस में। तो हाँ कांग्रेस में जितने सारे लेजिस्लेचर पार्टी, मतलब कांग्रेस की तरफ से जितने सारे लोकसभा में बैठते हैं, उनके 2/3 सदस्य द्वारा क्या किया जाए? अगर अप्रूव कर दिया गया, जो आदमी इसमें मिलने आए हैं, विलय करने आए, मतलब कांग्रेस में आए हैं बीजेपी से, तो उस पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगा, एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। समझ गया? यस सर हाँ। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है, व्हाट आर द इश्यूज इन्वॉल्व। एक सेकंड बचिए। तो अगला इशू इन्वॉल्व देखते हैं। कहता है विथ द डिलीशन ऑफ द पैरा 3। तो वो जो फर्स्ट वाला है, तो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ ए लेजिस्लेचर पार्टी प्रैक्टिकली डिफेक्टिंग बट क्लेमिंग टू बी ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी इन ऑर्डर टू एस्केप डिस्क्वालिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि पहला वाला का जो है हटा दिया गया। कौन सा? कि 1/3 मेंबर आपको जो है, अगर अलग हो गया, सेपरेट ग्रुप हो गया, जो लेजिस्लेचर पार्टी है, तो उस पर क्या होगा? एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। तो अब इस चीज से क्या हो गया, इस चीज को तो हटा दिया गया एक्सेप्शन का। तो अब क्या करता है कि अलग हो गया, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और बोला गया कि हम जो है, हम तो अलग हुए ही नहीं पार्टी से, हम ही क्या है? शिवसेना के ओरिजिनल मेंबर्स हैं, ताकि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगे। कहानी समझ में आई? क्या हुआ कि जैसे कि शिवसेना का था और एक नाथ शिंदे का पार्टी था। तो शिव हाँ तो उद्धव ठाकरे था पहले उनका हेड। तो उनमें से अलग होके क्या चला गया? एक नाथ शिंदे की तरफ। तो उनके तरफ चला गया, तो उस पर क्या होगा? डिस्क्वालिफिकेशन चार्ज लगेगा। लगेगा। हाँ लेकिन अब वो क्या कर रहा है? अरे हम तो अलग ही नहीं हुए, हम तो शिवसेना के ही पार्ट है। समझ गए बात?
तो जब पहले से ही उसी का पार्ट है तो अलग थोड़ी ना हुआ, तो उसी पार्टी में मेंबर बने हुए हैं, तो डिस्क्वालिफिकेशन तो लगेगा ही नहीं। तो इस चीज में वो जीत गया है महाराष्ट्र असेंबली। कहता देयर हैव also been instances where more than two-thirds members of a state legislature party of a national political party merged themselves with another political party to escape disqualification। तो अब क्या कहता है कि लोग जो डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए क्या करते हैं, कोई नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है तो उसमें अपने आप को क्या कर लेता है, जोड़ लेता है, मतलब उसमें चला गया, और टू थर्ड मेंबर जो है वहां पे लेजिस्लेचर पार्टी क्या करता है, उसको अप्रूव कर देता है, हाँ भाई ठीक है आप आइए हमारी पार्टी में, ताकि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं किया जा सके। ठीक है ना। अब उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल बातें थी, वो हम लोग को नहीं समझना है। अब देखिए एक ये है मूट कोर्ट। मूट कोर्ट क्या होता है, जैसे जैसे आप समझिए कि मूवी है, मूवी में देखते हैं तो कोर्ट वगैरह चलता है, कोर्ट वगैरह का सीन देखे होंगे, तो वो क्या ओरिजिनल कोर्ट है हमारे इंडिया का, नहीं है, क्या है, फॉल्स कोर्ट, उसी तरह होता है फॉल्स कोर्ट। ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह का लीगल एजुकेशन है, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, रिसर्चिंग, राइटिंग, प्रेजेंटिंग ओरल आर्ग्यूमेंट्स ऑन लीगल इशू। तो एक तरह का मान चलिए फॉल्स कोर्ट है, एक तरह का ड्रामा टाइप समझिए, और वहां पे क्या कर, जैसे कोर्ट चलता है ना उसी तरह का चीजें चलता है, उसमें रिसर्च होगा, राइटिंग लिख के दिया जाएगा और उसको प्रेजेंट किया जाएगा, और जैसे कोर्ट चलता है ना उसी तरह सब कुछ चलता है इसमें। कहता है इट्स ए को क्रूशियल एक्टिविटी एट मेनी लॉ स्कूल। तो ये एक्टिविटी कहाँ ज्यादा होती है, जो लॉ स्कूल्स है वहां पे पार्टिसिपेंट्स जो इसमें क्या है भाग लेते हैं सभी लोग जो लॉ कॉलेज के होते हैं। ठीक है ना। किस चीज में, तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के लिए, जो जिरा होता है, मतलब जैसे वकील साहब ने बोला, फिर उसके दूसरा वकील जो है वो बोलेगा, ठीक ना, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स उसको बोलते हैं। दो वकील देखो लड़ते हैं, वो चीजें। फिर कह रहा मूट कोर्ट्स हैव टू टीम। तो मूट कोर्ट में क्या होता है, दो टीम होता है, एक होता है डिफेंडेंट, एक होता है रिस्पोंडेंट्स। मतलब एक डिफेंड कर रहा है, ठीक ना, मतलब एक क्लाइंट जो है उनका, जो आरोपी है, ठीक ना, तो उनको क्या कर रहा है, वो एक जो एलिस्ड पर्सन है जिसपे आरोप लगाया गया, एक उनको बचा रहा है, एक उनको रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब कह रहा है कि यही आदमी खून किया, एक क्या कर रहा है, बचा रहा है कि नहीं ये आदमी खून नहीं किया। तो क्या है, डिफेंडेंट और रिस्पोंडेंट दो टीम होते हैं। द mooting presents a hypothetical case and both teams are required to research it and represent their argument। तो एक केस मन चलो बनाया जाता है वहां पे, मतलब समझ लीजिए ड्रामा था, एक तरह का केस बना दिया, और उस पर दोनों टीम के द्वारा क्या होता है, उस चीज पे रिसर्च की जाती है, हाँ इस केस में क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, कैसे जजमेंट मिलेगा, ये सब चीजें। मोट कोर्ट को और मॉक ट्रायल को डिजाइन क्यों किया गया है, तो टू इनहेंस स्टूडेंट एडवोकेसी स्किल्स। तो जो स्टूडेंट है उसमें क्या हो सके, एडवोकेसी का स्किल्स कौशल बढ़ सके, ठीक ना, और लीगल रीजनिंग हो सके, ओरल आर्गुमेंटेशन जो मौखिक रूप से जवाब देते हैं कोर्ट में वो बढ़ सके, और कम्युनिकेशन बढ़ सके, इसलिए ये चीजें लाई गई है मोट कोर्ट। मतलब सर एक प्रैक्टिस भी होती है ना लॉयर हाँ की, ऐसा हो सके। कोर्ट प्रैक्टिस ही है वो। ठीक है ना। हम्म, यस सर। हाँ। चलो आगे देखते हैं। इंडियाज काबिल एक्वायर्स 5 लिथियम ब्लॉक्स इन अर्जेंटीना। तो ये अपने अगर रेगुलर है तो न्यूज पता होगा ये चीज क्या चीज था। तो इंडिया ने क्या किया, तो अर्जेंटीना के साथ मिलके लिथियम पे एक्सप्लोर करने की एग्रीमेंट हुआ है। तो 5 ब्लॉक्स क्या है, 5 लिथियम ब्लॉक्स अर्जेंटीना में, जो 5 लिथियम का ब्लॉक है वहां पे एक्सप्लोर करेगा। और इंडिया का कौन सा कंपनी, काबिल, ठीक ना, खानदिस कंपनी करके नाम है इनका। तो 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक है 5, तो वहां पे ये क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे ये कंपनी। अब कहता है इंडियाज लिथियम रिक्वायरमेंट्स अमाउंटिंग टू अबाउट 24,000 crore are met through imports with the bulk of supplies coming from China। तो इंडिया में लिथियम की रिक्वायरमेंट कितना है, करीब 24,000 करोड़ की, बहुत बड़ा अमाउंट है। और इसमें ज्यादातर इम्पोर्ट इम्पोर्ट हम लोग करते हैं, इम्पोर्ट ही करते हैं जनरली सारा। और ज्यादातर इम्पोर्ट कहाँ से करते हैं हम लोग, चाइना से। अच्छा इसे क्या बोला जाता है, लिथियम को व्हाइट गोल्ड बोला जाता है, ठीक ना। और ये क्या है, की टू द ग्रीन ट्रांजिशन एंड यूज्ड इन एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस, बैटरीज फॉर मोबाइल फोन्स। तो जो हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल, मोबाइल फोन्स, बैटरी, इसमें जो मतलब इसमें जो बैटरी के रूप में हम लोग क्या करते हैं, लिथियम को यूज करते हैं। तो ये क्या है, की टू द ग्रीन ट्रांजिशन। तो ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ जो हम लोग जा रहे हैं, मतलब
जिसमें पॉल्यूशन नहीं होगा। तो उधर हम जो जा रहे हैं ट्रांजिशन की तरफ, तो इसमें क्या है, की रोल है किसका, व्हाइट गोल्ड मतलब लिथियम का। सर, और अब बोलो। सर काबिल, जो काबिल कंपनी है वो अर्जेंटीना के साथ मतलब डेवलपमेंट हम्म करेगी हम्म ना हम्म लिथियम का इंडिया के अंदर। जी हाँ, इंडिया की कंपनी है काबिल। ठीक है। हाँ चलिए, ये एक न्यूज, इसमें थोड़ा टाइम लग गया चीजों को समझने में, थोड़ी सी नया है, साइंटिफिक है। 2014 में क्या हुआ, रॉयल स्वीडिश एकेडमी साइंस, एकेडमी ऑफ साइंस इश्यूड ए स्टेटमेंट। तो 2014 में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ने क्या किया, एक स्टेटमेंट जारी किया। इट लेड इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब्स लिट द 20th सेंचुरी। तो जो पहले बल्ब यूज होता था ना, पीला पीला वाला, देखते हैं ऑरेंज कलर का लाइट जलता था, तो उन्होंने क्या किया, 20वीं शताब्दी को रोशन किया। और 21वीं सेंचुरी को कौन रोशन करेगा, एलईडी लैंप। अभी क्या एलईडी जलाते हो या वही येलो वाला लाइट जलाते हो, कोई कोई नहीं जलाता है। तो 20वीं सेंचुरी में था, अब हम लोग 21वीं सेंचुरी में किसका यूज कर रहे हैं, एलईडी लैंप को। ठीक है। और इसी एलईडी लैंप के लिए क्या किया गया है, इस बार नोबेल प्राइज दिया गया है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना। कहता है कि paved the way for light emitting diodes to succeed incandescent bulb and fluorescent lamps as the world light source of choice। ठीक ना। तो ये जो फ्लोरोसेंट लैंप है, इनकैंडेसेंट बल्ब्स है, तो इसको क्या किया, सक्सीड कर गया कौन, एलईडी। क्या चीज, एलईडी। एलईडी का मतलब क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, अभी समझेंगे क्या होता है। तो एलईडी क्या किया, इस चीज को पीछे छोड़ दिया और आगे कौन अब आ गया, एलईडी। और पूरे वर्ल्ड का क्या है, चॉइस है यही लाइट सोर्स के रूप में। तो आप लोग नहीं लगाते हैं एलईडी, कुछ और लगाते हैं क्या, एलईडी ही लगाते हैं। हाँ तो सर। लाइट, हाँ लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है समझते हैं। तो डायोड एक्चुअली क्या होता है, 5 मिलीमीटर का एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। जैसे ये देखिए, ये दिख रहा है आप लोग को, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, डायोड है। कितना है इसका लेंथ है, 5 मिलीमीटर। समझते जाइए अच्छे से, एकदम आसान भाषा में बता रहे, समझिएगा। इसके 2 पॉइंट होते हैं, ठीक ना, 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट करने का 2 पॉइंट होता है, या इसी को टर्मिनल भी बोलते हैं, कॉन्टैक्ट या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या टर्मिनल। तो एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। ये देखिए आपका एनोड, और दूसरी तरफ क्या है, कैथोड। तो कहता है, अच्छा देखिए ये दिख रहा है आपको, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है बल्ब में लगा हुआ एलईडी में, और इसको अंदर में कैसा होता है ये दिखाया गया। कहता ए डायोड इज प्राइमरी पर्पस इज टू allow current flow only in one direction. It achieves this using a pn junction। तो देखिए अगर आप ये फिगर देखिएगा, तो डायोड का पहला पर्पस क्या होता है, करंट को फ्लो करना एक ही डायरेक्शन। देखिए यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। कहता है कि जब फ्लो करता है तो इट अचीव्स दिस यूजिंग ए पीएन जंक्शन। तो ये बीच में किस चीज का यूज करता है, पीएन जंक्शन का। किसका यूज करता है, पीएन जंक्शन का। तो पीएन जंक्शन क्या है, तो ये है आपका पीएन जंक्शन ये। तो पीएन जंक्शन मतलब क्या हुआ, कि इसमें जो है दो तरह के मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं, दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक होता है पी टाइप और दूसरा क्या होता है, एन टाइप। इसलिए इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन, दोनों एक साथ रखा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन। ये जो है, ये वाला रीजन इसमें, ठीक है। अब ये क्या है, तो ये इंडिकेट करता है कि कैथोड कंपोनेंट यहाँ पे है, ठीक ना। मतलब यहाँ से कैथोड चालू हो गया, यहाँ से एनोड। यहाँ तक क्लियर है, जल्दी बोलो। सर ये आपने क्या लिखा है पी के बाजू में, PTY क्या है वो। पी टाइप मतलब पी तरह का मटेरियल है। इसमें दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक होता है पी टाइप का, एक होता है एन टाइप का, ठीक है। हाँ सर। अब कहता है ए पीएन जंक्शन इज मेड ऑफ 2 मटेरियल्स। अच्छा वही है, एक पी टाइप का मटेरियल और दूसरा है एन टाइप का। तो पी टाइप का मटेरियल का काम क्या होता है, इट्स प्राइमरी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। तो इसमें क्या होता है, पी टाइप में एक होल होता है, ठीक है।
और एन टाइप मटेरियल क्या होता है, इट्स प्राइमरी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन। तो पी टाइप में क्या हुआ, एक होल हुआ और इसी होल के द्वारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पास करेगा। तो इलेक्ट्रॉन पास करेगा उसके लिए, तो उसमें एन टाइप मटेरियल होता है जिससे इलेक्ट्रॉन पास होगा। और पी टाइप मटेरियल क्या होता है, जिसमें होल होता है, छिद्र होता है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है आप लोग को पता होगा कि कोई एक एटम है, एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो ये हो, तो कहता है क्या, यू आर फैमिलियर विथ इलेक्ट्रॉन्स, आप लोग इलेक्ट्रॉन से परिचित हैं। दे आर प्लेसेज इनसाइड एटम। तो एक एटम में क्या है, वो जगह है इलेक्ट्रॉन का, ये किस चार्ज को कैरी करता है, निगेटिव चार्ज को कैरी करता है। कहता है ए होल डिनोट्स ए प्लेस इन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम वेयर देयर कुड बी एन इलेक्ट्रॉन बट इट इज नॉट। तो कहता है क्या कि एक जो होल है, जो भी मैंने बताया, तो होल क्या है, तो एटम में क्या है, या बहुत सारे एटम है, ग्रुप है, तो उसमें एक होल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है उसमें, उस ग्रुप में, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। कहता है इसलिए ए होल इज एन इलेक्ट्रॉन प्लेस होल्डर बट विदाउट द इलेक्ट्रॉन सो इट हैज ए पॉजिटिव चार्ज। तो क्या कहता है, वो होल है, तो वो होल जो है किसके लिए है, किसके लिए जगह है, इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन बिना इलेक्ट्रॉन के है, इसलिए उसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। नहीं समझे, नहीं सर। नहीं समझे कि वो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है अपने आप, मतलब वहां पे जगह है, इलेक्ट्रॉन को चाहे तो रिसीव कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को रिसीव नहीं करता है। जगह है उसके पास, लेकिन वो रिसीव नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन को, तो इसलिए उसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। या आप सीधा समझिए, जो एनोड है, एनोड क्या है, पॉजिटिव चार्ज, कैथोड नेगेटिव चार्ज। आपका काम चल जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा डिटेल्स में गया हूँ इसलिए। अब कहता है कि पीएन जंक्शन क्या है, तो पीएन जंक्शन क्या है, एन इंटरफेस वेयर द सरफेस ऑफ पी टाइप मटेरियल एंड द सरफेस ऑफ एन टाइप मटेरियल मीट। तो ये देखिए, तो ये क्या है, पीएन जंक्शन है। तो यहाँ पे क्या होता है, पी टाइप मटेरियल मतलब एक तरह का इंटरफेस है, इंटरफेस मतलब मीटिंग पॉइंट है, जहाँ पे क्या होता है, पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल मिलता है। एट दिस इंटरफेस electrons can pass easily from the n type material to the p type material but can't go the other way। अब क्या कहता है कि ये जो इंटरफेस है, इसी की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो पास करता है एन टाइप से किधर जाता है, पी टाइप मटेरियल की तरफ, मतलब एक ही वे में जाता है, किसी भी वे में नहीं जाएगा, एक सिंगल वे में जाएगा। और कहता है ये जो सिमेट्री है ना, क्रिएट जो किया गया है, ये कि एक ही तरफ जाएगा, तो क्या कहता है, क्रिएट्स द डायोड्स एबिलिटी टू अलाउ करंट टू पास इन ओनली वन करंट। तो इसी के वजह से क्या होता है, ये जो सिमेट्री ऐसा बना हुआ है, तो जो डायोड है, जो वायर है, उसमें से जो करंट पास करता है, किसमें, एक ही डायरेक्शन में पास करता है। फिर कहता है ए वायर अटैच टू द पी टाइप। तो पी टाइप के तरफ जो मटेरियल, a wire attached to the p-type material is called diode's anode that attached to the n-type material is called cathode। तो कुछ नहीं है, तो ये डायोड है हमारा, डायोड से क्या है, तो इधर जो जुटा हुआ है वो हो गया एनोड, इधर जो है वो हो गया कैथोड। मतलब ये जो पी टाइप से मटेरियल जुटा है वो क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। नहीं समझे आप लोग, हम समझ रहे हैं। यहाँ प्लस है, मतलब ये वाला रीजन में क्या है, पी टाइप मटेरियल है, समझ गया, पी टाइप, और इधर क्या है, कैथोड है, तो यहाँ एन टाइप मटेरियल है। अब समझ में, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या एलईडी क्या होता है। तो एलईडी कुछ नहीं है, एक डायोड है, समझ रहे हैं डायोड क्या होता है, जो क्या करता है, लाइट को इमिट करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। इनसाइड द डायोड्स पीएन जंक्शन द इलेक्ट्रॉन्स हैव मोर एनर्जी देन द होल्स। अब देखिए, जो डायोड होता है ना, तो डायोड के पास क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, किसके मुकाबले, होल के मुकाबले। जो होल था पी जंक्शन, तो उससे ज्यादा क्या है, ज्यादा एनर्जी है होल से, होल के मुकाबले। कहता व्हेन इलेक्ट्रॉन मीट्स एंड ऑक्यूपाइज ए होल
it releases energy into its surrounding. तो जैसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस होल पे जगह मिलेगा, उसको जगह मिलेगा वो होल, तो वहां पे क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा और अपने चारों ओर एनर्जी को रिलीज करेगा। अगर और कहता है जो जिस फ्रीक्वेंसी से यह एनर्जी रिलीज करेगा, तो अगर वो विजिबल पार्ट है, मतलब जो लाइट उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है जिसको हम देख सकते हैं, तो वो क्या करता है, लाइट स्पेक्ट्रम करता है, मतलब लाइट प्रोड्यूस करता है, और ये क्या होता है, फिर बल्ब जलने लगता है। तो और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। कौन कौन सा एलईडी को प्रोड्यूस कर सकता है, कौन कौन से कलर, तो तीन देखो प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। अब ज्यादा कलर चाहिए तो इसी को मिक्स करके कंबाइन करके ढेर सारे कलर प्रोड्यूस किया जाता है। अच्छा, एलईडी का क्या बेनिफिट है, एकदम बेनिफिट है। जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे मुरे, उन्होंने क्या बोला था 1970 में, कि द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन ए चिप वुड डबल एवरी 2 years, कि हर 2 साल पे जो चिप लगाए जाते हैं, ठीक ना, मतलब चिप, ये चिप है ग्रीन कलर वाला, और इस पे जो ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं, हर 2 साल पे क्या होगा, 2x, 2 गुना हो जाएगा। कहता सिमिलरली इम्प्रूवमेंट टू द एलईडी सिंस 1970। उसी तरह तो पीडीएफ नहीं देख रहा था। अच्छा, एक सेकंड। अभी दिख रहा, नहीं, नहीं दिख रहा? अभी दिख रहा। हाँ हाँ हाँ। तो क्या बोला कि जैसे चिप है, चिप पे जो ट्रांजिस्टर है, तो हर 2 साल पे क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, मतलब 3 2 5 तो 7 है, तो अगले साल क्या हो जाएगा, 14 ट्रांजिस्टर लगेंगे। तो उसी तरह एलईडी भी क्या कर रहा है, इसी तरह इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन ये किस लॉ को फॉलो करता है, हैटज लॉ। क्या है, एलईडी किसको फॉलो करता है, हैटज लॉ। इसमें क्या कहता है, तो हेर्ट्ज लॉ जो है, एक साइंटिस्ट है रोलांड हेर्ट्ज, इन्होंने दिया था। इन्होंने क्या बोला, a given frequency of light, the cost per unit of light of an LED will drop 10x, and the amount of light it produces will increase 20x every decade. इन्होंने बोला कि जिस फ्रीक्वेंसी से लाइट जा रहा है, ये क्या करेगा, जो लाइट का प्राइस है, एलईडी लाइट, ठीक ना, पर यूनिट जो प्राइस है लाइट का, वो कितना घट जाएगा, 10 गुना, और लाइट कितना बढ़ जाएगा, 20 गुना हर 10 साल पे। मतलब हर 10 साल पे क्या होगा, जो लाइट का कीमत है एक यूनिट का, मान लीजिए एक यूनिट का कीमत कितना है, 10 रुपया, तो 10 साल में कीमत कितना हो जाएगा एक यूनिट का, 1 रुपया, ठीक है। और कैपेसिटी कितना बढ़ जाएगा, तो जितना लाइट था पहले उसका 20 गुना लाइट देगा। ये चीज ओके, ये चीजें दिख रही है, सबको पता है। फिर एक लास्ट न्यूज देखिए, द ट्यूबलेस कॉन्ड्रम। तो कहता है क्या, इंडिया में ट्यूबलेस टायर जो है क्यों पॉपुलर है, आप लोग समझते हैं ट्यूबलेस टायर क्या होता है। ट्यूबलेस टायर में क्या होता है कि अगर आप लोगों ने साइकिल चलाया होगा या पंचर कभी हुआ होगा, तो टायर खुलवा, तो उसमें देखना एक ट्यूब रहता है, लेकिन ट्यूबलेस टायर में ये चीज नहीं है, ट्यूब रहता ही नहीं है, पूरा टायर ही रहता है, ये होता है ट्यूबलेस। तो इंडिया में क्यों फेमस नहीं हुआ, इसका 2 रीजन है। फर्स्ट, रस्टिंग ऑफ रिम्स विच लीड्स टू एयर लीक्स इज ए पेरेनियल प्रॉब्लम इन ए ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट हम लोग का क्या है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो यहाँ पे क्या है, हर साल का ये प्रॉब्लम है। जो रिम्स होता है ना, साइकिल में हो, मोटर बाइक में हो या 4 व्हीलर में, वो रस्टिंग हो जाता है, जंग लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर लीक करता है। क्योंकि हम लोग का मौसम ही ऐसा, गर्मी बरसात ठंडा सब पड़ता है, तो इसलिए रिम जल्दी खराब हो जाता है, और रिम खराब हो गया तो उसमें से एयर क्या होता है, लीक होने लगता है। दूसरा क्या रीजन बोला, fitment fitment of such tires needs special tools and presses, and so they cannot be repaired in road sides of। तो अब इस टायर को क्या है ना, कि इस टायर को बनाने के लिए, ट्यूबलेस टायर को अगर पंचर हो गया, उसको अगर पंचर सही करना है, तो स्पेशल टूल्स की जरूरत होती है, और प्रेसेज की, मतलब दबाने के लिए टूल्स होता है उसका अलग से।
तो ये क्या है, हर रोड साइड में जो है उपलब्ध नहीं है। दो रीजन है जिसकी वजह से इंडिया में ट्यूबलेस टायर पंक्चर नहीं है। अगर कन्वेंशनल टायर की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, टायर होता है, टायर के अंदर ट्यूब होता है, तो ट्यूब में एयर भरा रहता है, तो वो सपोर्ट करता है। लेकिन इसमें वो चीज नहीं है। तो इसमें क्या है, पूरा टायर ही रहता है, उसी में हवा भरा रहता है और वही पूरा लोड उठाया रहता है गाड़ी का। तो अब कहता है क्या, इससे जो है हमें बहुत सारी की एडवांटेज है। किसकी वजह से, ट्यूबलेस टायर की वजह से। कन्वेंशनल ट्यूब टायर जो है इसकी वजह हम लोग को क्या है, ट्यूबलेस टायर से ज्यादा एडवांटेज है। जैसे कहता है कि डाउन टाइम इज रिड्यूस्ड ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ ट्यूब एंड फ्लैप ट्रबल्स एंड इट फिटिंग इज इजियर। तो कहता है क्या, इस अगर इसको पंक्चर करना है तो इसका डाउन टाइम मतलब होता है चक्का खोलने में कितना समय लगता है, उसको पंक्चर करने में, सॉरी पंक्चर को सही करने में कितना समय लगेगा, बहुत कम, डाउन टाइम इज रिड्यूस्ड। फटाक से वो बनाएगा पंक्चर, दो उसमें दो ऐसे करके डंडा मतलब कील नुकीला औजार रहता है दो तरह का, उसी के जो एकदम मतलब 5 मिनट में आपका पंक्चर जो है बना के रेडी कर देगा, और फिटिंग भी बहुत जल्दी हो जाता है। कहता इट रन्स कूलर, ये चलने में भी बड़ा आसान होता है ट्यूबलेस टायर, ठीक ना, विच इज इम्पोर्टेंट इन हाई एम्बियंट टेम्परेचर एंड ऑन लॉन्ग हाउस। तो बहुत लंबा सफर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है इन्वायरमेंट में, तब भी ये सही होता है। उसके बाद एक्सीडेंटल जब डैमेज होता है, मान चलो कि गाड़ी एक्सीडेंट किया तो टायर ब्लास्ट किया तो क्या होता है, सारा एयर बाहर निकल गया ट्यूब से, ठीक है ना, तो फिर बेकार हो गया। अब फिर जब तक पंक्चर सही नहीं बनेगा, ट्यूब टायर नया चेंज नहीं करोगे तब तक आप नहीं जा सकोगे। लेकिन इसमें वो चीज नहीं है, अगर ब्लास्ट भी हुआ, एक्सीडेंट भी होगा, तो धीरे धीरे एयर निकलता है, और धीरे धीरे एयर निकलता है तो आप जो चाहे तो 10 से 15 किलोमीटर तक उसी एयर पे मतलब उसी टायर के हवा पे जा सकते हैं। तो इतने सारे एडवांटेज के बावजूद भी क्या है, इंडिया में ट्यूबलेस टायर मतलब ज्यादा पॉपुलर नहीं हो सका। रीजन वही दो रीजन, ठीक है। चलिए, थोड़ा साइंस वाला आज था इसलिए लेट हो गया, पेपर भी थोड़ा लेट सा है, तो नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे जल्दी करने